नमस्कार साथियों। पहली वीडियो में हमने देखा प्लासी का युद्ध कैसे कैसे सिराजदौला और क्लाइव के मध्य हुआ, जिसमें सिराजदौला को परास्त कर अंग्रेजी सेना ने अपनी बढ़त बनाई थी। और उसमें वह युद्ध किस प्रकार से षड्यंत्र और परिषड्यंत्र के बल पर अंग्रेजों द्वारा जीता गया, जिसके पश्चात यह तय किया गया था कि मीर सिराजदौला को परास्त कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। क्या करिएगा? चलिए, मीर जाफर किस प्रकार बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो मीर क्लाइव इसे अपने कठपुतली बनाकर रखता है और कठपुतली बनाए हुए इससे बार बार धन की मांग करता है और इसे मीर जाफर क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। क्लाइव का गधा कहा जाता है और इसे सोने की बोरी भी कहा जाता है। सोने की बोरी। सोने की बोरी क्योंकि मीर जाफर का नवाब पद तब तक ही सुरक्षित था जब तक कि वह अंग्रेजों की जायज और नाजायज मांगों को पूरा करता रहे। जब तक उनके आर्थिक हितों को पूरा करता रहा, जब तक मीर जाफर का पद सुरक्षित रहा। और जैसे ही मीर जाफर उनकी आर्थिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा तो उसे मीर जाफर पर इधर उधर के आरोप लगाए गए। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना था तो उसने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अंग्रेजों को दूंगा। बार बार धन की मांग करने पर अंग्रेज जब तक उसके पास धन रहा खजाने में, जब तक वो देता रहा, लेकिन जब उसके पास धन खत्म हो गया तो वह पैसा देने में असमर्थ रहा और मीर जाफर पर 25 लाख रुपए बकाया हो गया। यही चल नहीं रहा कैसे चली। मीर जाफर पर 25 लाख रुपए बकाया हो गया। अब मीर जाफर अंग्रेजों के चंगुल से बचने की कोशिश करने लगा और वह डचों और फ्रांसीसियों से सहायता मांगने लगा। लेकिन अंग्रेज 1759 में पहले ही डचों को परास्त कर चुके थे बेदरा के युद्ध में और फ्रांसीसियों को 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेज पहले ही परास्त कर चुके थे। और मीर जाफर पर आरोप लगाया गया कि वह डचों फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। साथ ही वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ भी अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचने में संलग्न है। तो अंग्रेज गवर्नर बेनस्टार्ट ने उससे कहा कि वह वर्धमान और नदिया का क्षेत्र उनको 25 लाख रुपए के बदले दे दे। जब मीर जाफर ने यह क्षेत्र देने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उसे मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ एक संधि कर ली। मीर कासिम के साथ बेनस्टार्ट ने संधि करी कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर कासिम भी ये अवसर ढूंढ रहा था कि उसे बंगाल का नवाब बनने का अवसर मिले। और मीर कासिम और बेनस्टार्ट के मध्य कुछ संधि होती है। तो संधि हो जाती है तो बेनस्टार्ट अपनी सेना लेकर वह मुर्शिदाबाद पहुंचता है और मीर जाफर के महल के पास जैसे ही सेना पहुंचती है और तो मीर जाफर को पता चलता है कि अंग्रेजों ने उसे घेर लिया है। तो मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में अपनी सत्ता छोड़ दी और अंग्रेजों ने मीर जाफर को 15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता में रहने का
आदेश दे दिया। इस प्रकार मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। और मीर कासिम ने जिस प्रकार अपने स्वामी सिराजदौला के साथ धोखा किया था, उसी प्रकार मीर जाफर के साथ भी धोखा हुआ। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो समझौता हुआ वह इस प्रकार था कि मीर जाफर अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर प्रदान करेगा। साथ ही सिलहट के चूना व्यापार में अंग्रेजों की आधी हिस्सेदारी होगी। और मीर कासिम अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देगा, 5 लाख रुपए देगा। तो इस प्रकार मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य समझौता होता है। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है। लेकिन मीर कासिम चालाक बहुत था और बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खां के बाद यह सबसे योग्य शासक नवाब था। लेकिन मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य भी विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण वही था दस्तक का अवैध रूप से प्रयोग किया जाना, जिसके प्रयोग की अनुमति कंपनी को थी, उसके कर्मचारियों को नहीं। जबकि कर्मचारी उसका स्वयं तो प्रयोग अवैध रूप से प्रयोग कर ही रहे थे, साथ ही साथ स्थानीय कर्मचारियों को भी उसकी अवैध रूप से बिक्री में संलग्न थे, जिसका मीर कासिम ने विरोध किया और अंग्रेजों ने उस पर कोई अपनी उस पर कोई कार्य नहीं किया। जब कोई कार्य नहीं किया तो मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को कर मुक्त कर दिया, जिसमें अंग्रेज भी थे और स्थानीय व्यापारी भी थे, किसी को भी कर नहीं देना पड़ा। जब कर मुक्त कर दिया, इसके अलावा मीर कासिम ने कुछ अतिरिक्त कर भी लगा दिए थे, अतिरिक्त कर भी लगा दिए, जो स्थानीय कर्मचारियों को भी देने पड़ते थे और अंग्रेजों को भी देने पड़ते थे। अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता के लिए एक चुनौती समझा और मीर कासिम की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसकी तत्कालीन जो एक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, इन्होंने भी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की है। तो इस प्रकार अंग्रेजों के मध्य और मीर कासिम के मध्य विवाद बढ़ता चला गया। तो मीर कासिम ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और उस आधुनिकीकरण करने के लिए उसने एक जर्मनी अधिकारी की सहायता ली, जिसका नाम था रेहान हार्ड। इसे सिमरू के नाम से भी जाना जाता है। और उसी दौरान पतना हत्याकांड की भी एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें 148 अंग्रेजों को बंदी बनाकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यह कार्य को अंजाम देने का कार्य किया सिमरू ने। जब सिमरू ने इस कार्य को अंजाम देने का कार्य किया तो अंग्रेजों के मध्य और मीर कासिम के मध्य और अधिक विवाद बढ़ गया और इस पर मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। वह युद्ध होता है 1763 में कटवा और गिरिया का युद्ध। और 1764 में होता है उदय नाला का युद्ध। लेकिन मीर कासिम इन दोनों युद्धों में परास्त होता है और परास्त होने के पश्चात वह भाग जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। अवध का नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है, उससे सहायता की अपील करता है। और इस दौरान मीर कासिम के स्थान पर अंग्रेज दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर को, और गवर्नर रहता है बेंसिटार्ट।
बेंशीटाट। तो इसके पश्चात मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला दोनों मिलकर जाते हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय के पास, और इन तीनों के मध्य एक त्रिगुट बनता है कि अंग्रेजों को बंगाल से किस तरह से निष्कासित किया जाए। तब इन दोनों के इस त्रिगुट के मध्य और अंग्रेजों के मध्य एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। और इस युद्ध में एक तरफ ये त्रिगुट था, कौन था? मीर कासिम। इधर दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ थे, और इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था कारनाक द्वारा इनकी सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। और दूसरी तरफ था अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया जा रहा था हेक्टर मुनरो के द्वारा। इस त्रिगुट की सेना में कुल 40 से 50 हजार सैनिक थे। 40 से 50 हजार सैनिक थे, और इधर अंग्रेजों की सेना में थे 7,027 सैनिक। फिर भी जिस प्रकार प्लासी का युद्ध षड्यंत्र और धोखाधड़ी के बल पर लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध एक सुनियोजित ढंग से लड़ा गया था। इसमें दोनों तरफ की सेना पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में आई थी, पूरी तरह से सुसज्जित थी, और सुनियोजित ढंग से दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया। लेकिन फिर भी ये त्रिगुट हार जाता है और हेक्टर मुंडो जीत जाता है। जब हेक्टर मुंडो जीत जाता है तो मीर कासिम भाग जाता है और भागकर दिल्ली चला जाता है, और वहां 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात अंग्रेज शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि करते हैं, और वो संधि होती है इलाहाबाद की महत्वपूर्ण संधि। कब होती है देखते हैं। उस संधि में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद की 2 संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के साथ होती है। दूसरी यह संधि होती है हमारी 12 अगस्त 1765 को। इस संधि में क्या प्रावधान किए गए थे? इस संधि में प्रावधान किए गए थे कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जागीर अंग्रेजों को प्रदान करेंगे। दूसरा प्रावधान था कि अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र देंगे। मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को देंगे। तीसरा प्रावधान था अंग्रेज मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए देंगे। 26 लाख रुपए पेंशन देंगे। और चौथा प्रावधान था कि अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों को मिलेगा। तो ये प्रावधान किए गए थे इलाहाबाद की पहली संधि में, जो 12 अगस्त 1765 को ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य है। दूसरी संधि हुई
अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मुद्दे, शुजाउद्दौला के मुद्दे। और यह संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। इस संधि में प्रावधान क्या किए गए थे? इस संधि में प्रावधान किए गए थे कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देगा। 50 लाख रुपए मुगल सम्राट ये शुजाउद्दौला 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा। दूसरा प्रावधान था कि कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र, कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को देंगे। तीसरा प्रावधान था कि अवध में अंग्रेजी सेना रहेगी। अवध की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। तो ये प्रावधान इलाहाबाद की संधि के तहत किए गए थे। इसमें बक्सर के युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था और अंग्रेजों की वास्तविक नींव बक्सर के युद्ध से ही भारत में पड़ी। इस युद्ध का परिणाम एक तो यह था कि नवाब मीर कासिम हार गया, शुजाउद्दौला हार गया। साथ ही साथ बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब की छवि तो धूमिल हुई। साथ ही साथ इसका परिणाम यह भी हुआ कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की वास्तविकता का भी अंग्रेजों को पता चल गया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय में भी कितना दम है। इस प्रकार यह हुआ बक्सर का युद्ध। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।